Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC Bundi, राजस्थान। आज हम हमारी एनसीईआरटी लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? ब्लैंक इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों गैस दे रखी है हमें कि कौन सी गैस को हम यूज करके इनडायरेक्टली हम ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करके एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज पॉइजनस गैस। अब चार ऑप्शन में से पॉइजनस गैस कौन सी है? वी नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब दो प्रकार की रिएक्शन होती है, फर्स्ट होती है कैटाबॉलिक एंड दूसरी होती है एनाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल की तरफ जाते हैं, और जो एनाबॉलिक होता है उसके अंदर सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं चीजें। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो कैटाबॉलिक होती है उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो एनाबॉलिक होता है उसके अंदर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसके अंदर एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो कैटाबॉलिक के अंदर अभी क्या पूछ रहा है कि कौन सी गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर CO2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हैज टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली टू द सेल। अब ये पूछ रहा है हमसे कि सेल को कंटिन्यूअसली हमें कौन सी गैस देनी पड़ती है। हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी कंटिन्यूअसली रिलीज्ड आउट। अब सेल्स जो कंटिन्यूअसली रिलीज क्या क्या करते रहते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रोवाइड तो क्या करते हैं ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करते रहते हैं CO2। So next question हमारा, process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as। So breathing को हम commonly क्या कहते हैं? respiration कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, एक्सक्रिएशन नहीं, ब्रीथिंग नहीं, सर्कुलेशन नहीं, डाइजेशन नहीं। तो चारों ही ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें और इन एग्जांपल देके ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्पंज है। स्पंज के अंदर तो सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है। सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, इन तीनों के अंदर ही ऊपर वाले तीन ऑप्शन हमारे सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, लेकिन अर्थवर्म जो होता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज करता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, उसने डज नॉट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थवर्म्स यूज ब्लैंक एंड ब्लैंक टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अर्थवर्म के अंदर अब कौन सा ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो मोस्ट क्यूटिकल होता है। तो ये करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर स्पेशल वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या है? तो जो गिल्स होते हैं वही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंग्स आर यूज्ड बाय, लंग्स कौन यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स जो होते हैं उसको कौन यूज करते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्फीबियंस कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन एंड। जो एम्फीबियन है वो किससे रेस्पायर करते हैं? मीन्स देखो, एम्फीबियन की करेक्टरिस्टिक होती है वो सोयल पर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी। तो तब वो वाटर के अंदर होंगे तब तो किससे रेस्पायर करेंगे? मॉइस्ट स्किन से। लेकिन जब वो सोयल या फिर लैंड के ऊपर होंगे तो किससे रेस्पायर करेंगे? लंग्स से। तो इसका आंसर आ जाएगा लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैमल्स हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैमल्स के अंदर कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड। तो डेवलप होता है हमारे अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेजल चैम्बर ओपन इनसू। जो नेजल चैम्बर होता है वो किसके अंदर ओपन होता है? वो नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब कार्टिलेजिनस बॉक्स किससे बना, किसको बोलते हैं? लैरिंक्स को बोलते हैं। सो लैरिंक्स को हम कार्टिलेजिनस बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज क्या होता है? जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रो डैश इनटू ट्रेकिया। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है वो ट्रेकिया के अंदर ओपन होता है, लेकिन वो किसको क्रॉस करके होता है? तो ट्रेकिया को हम और क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। तो विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। तो जब नेजोफेरिंग से आएगा तो नेजोफेरिंग से पहले जाएगा ग्लोटिस के अंदर, और ग्लोटिस से फिर जाएगा ट्रेकिया के अंदर। सो ग्लोटिस हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स हम किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ब्लैंक इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। तो स्ट्रेट ट्यूब कौन सी है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है? ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दे रखा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा T5 पे ये डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय। तो जो ट्रैकिया होती है और जो ब्रोंकाई होती है और इनिशियल के ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो किससे सपोर्ट होते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। Next question is, each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular walled structure. तो जो टर्मिनल ब्रोंकियल है वो किसके अंदर ओपन हो जाते हैं? एल्यूलाई के अंदर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लंग्स आर कवर्ड बाय हाउ मैनी लेयर्स। तो लंग्स कितने लेयर से कवर होती है? डबल लेयर से कवर होती है, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। और प्लूरा तो दो प्रकार की होती है, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू लंग्स आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर। तो जो दो लंग्स होते हैं वो किससे कवर होती हैं? डबल लेयर प्लूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस डैश ऑन द लंग सरफेस। जो प्लूरल फ्लूइड होता है मीन्स जो पैराइटल और विसरल के बीच के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराइटल फ्लूइड बोलते हैं। वो उसके फंक्शन की बात कर रहा है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? हमारा जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है ये। तो रिड्यूस फ्रिक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डैश लाइनिंग। जो प्लूरा की आउटर मेम्ब्रेन मीन्स पैराइटल मेम्ब्रेन की बात कर रही है वो किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है? थोरेसिक कैविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग इज इन कॉन्टैक्ट विद द। तो जो इनर अंदर वाली जो विसरल प्लूरा है वो किससे कॉन्टैक्ट में होती है? लंग सरफेस से कॉन्टैक्ट में होती है। कंडक्टिंग पार्ट कॉन्स्टिट्यूट। अब जो दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा कंडक्टिंग होता है, सेकंड पार्ट हमारा रेस्पिरेटरी होता है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, बिल्कुल सही बात है। एलुलाई एंड इट्स डक्ट, नहीं, ये रेस्पिरेटरी के अंदर आता है तो ये गलत हो गया। टर्सरी ब्रोंक्यूल्स टू एलुलाई, नहीं। ओनली एलुलाई, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। जो रेस्पिरेटरी इसका ही दूसरा नाम क्या है? एक्सचेंज पार्ट। तो इसके अंदर क्या आएगा? एल्यूलाई एंड इट्स डक्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टिंग एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्यूलाई, कंडक्टिंग पार्ट ऑल्सो। अब जो कंडक्टिंग पार्ट है, हमने दो पार्ट पढ़े, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी। अब ये कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन पे क्वेश्चन है। तो मेन फंक्शन तो ये इसने क्वेश्चन में गिवन है, ट्रांसपोर्टिंग एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्यूलाई, कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एल्यूलाई तक पहुंचाना है। उसके अलावा भी वो क्या काम करता है? क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, यस। ह्यूमिडिफाई, जो एयर आती है उसको ह्यूमिडिफाई मीन्स टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो इसलिए ह्यूमिडिफाई भी करेगा। सो बोथ 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सचेंज पार्ट इज एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ साइट ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन। अब जो एक्सचेंज पार्ट है वो किस किस के बीच में डिफ्यूजन होता है उसके अंदर O2 और CO2 का? तो एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड, नहीं। ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, यस ये सही है। ब्लड एंड लिम्फ, नहीं। एटमॉस्फेरिक एयर एंड स्किन, नहीं। तो जो एक्सचेंज पार्ट होता है, एक्सचेंज पार्ट मीन्स एल्यूलाई और उसकी डक्ट। अब उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो किस किस के बीच में होगा? ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाई। अब जो लंग्स होती है वो थोरेसिक कैविटी में होती है, तो उस चैम्बर को बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। तो वो डोर्सली किससे कवर होता है? उसके पीछे तो होता है वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली स्टर्नम होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन के जो स्टेप है उसको हमें अरेंज करना है। तो पहले हम डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब इसके अंदर हम पहले सोचे तो हमें रेस्पिरेशन सांस लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लेंगे। तो ये हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ओ आर आएगा इधर, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। इन सबसे पहले तो हमारा बी आएगा कि एटमॉस्फेरिक एयर हमने अंदर ले ली। अब उसके बाद क्या है, हम एल्वियोलर मेम्ब्रेन तक जाएंगे तो उधर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर आ गया सी। अब ऑप्शन देखे तो बी सी से हमारे तीनों ही ऑप्शन कट गए, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हम आगे भी मैच कर लेते हैं। देन उसके बाद देखे डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। देन उसके बाद ब्लड में आएगा तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। देन उसके बाद ई आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग जो होती है उसके दो स्टेप होते हैं। एक हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन, एंड वन इज CO2 को एक्सहेल करते हैं, दैट इज द एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन। जो एयर की मूवमेंट होती है लंग्स से इन एंड आउट, वो किस किस के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर इन द लंग इज डैश विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों होता है, देखो ये हमारा एटमॉस्फेरिक है और ये हमारे लंग्स है। तो अगर इसके अंदर प्रेशर हाई होगा और लंग्स के अंदर प्रेशर लो होगा, तभी हमारी ऑक्सीजन बाहर से आएगी इसके अंदर, क्योंकि हाई टू लो आएगी। तो इसलिए इसके अंदर हमें नेगेटिव ही, नेगेटिव मीन्स लेस, लेस प्रेशर ही होना चाहिए, तभी ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी, तो नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज मोर देन इक्वल और लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें क्या बोला कि इंस्पिरेशन कब होगा, कि जो लंग्स का प्रेशर हो वो ज्यादा हो या कम हो। अभी हमने डिस्कस किया कि ये लंग्स की बात कर रहे थे या एटमॉस्फेरिक की बात कर रहे थे, तो लंग्स के अंदर कम हो, लेस देन, तभी इंस्पिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज हायर देन, लोअर देन, इक्वल देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ये ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट है, एक्सपिरेशन कब होएगा, कि जब लंग्स के अंदर है जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, सो हायर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट। जो हेल्दी ह्यूमन है वो कितने टाइम ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर, 12 to 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम इज, अभी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का क्वेश्चन है, तो टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछ रहा है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम होती है जो हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। अभी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम इजिली जो वॉल्यूम को, एयर को हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उसको बोलते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्दी मैन कैन नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ml ऑफ एयर पर मिनट। अब एक हेल्दी मैन है वो नॉर्मली कितनी इंस्पायर और एक्सपायर करता है, तो देखो टाइडल वैल्यू हमारी होती है 500 ml। अब एक मिनट के अंदर हम 12 to 16 टाइम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो 500 नॉर्मल होता है, उसको 12 या फिर 16 से मल्टीप्लाई करें, तो 12 फाइव जा 6000 आ गया, या फिर 16 फाइव जा 88,000 आ गया ml। तो इतनी वॉल्यूम हम कंज्यूम करेंगे। 6000 to 8000 ml जो है वो हेल्दी मैन नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। अभी किसकी बात कर रहा है, कि जो नॉर्मल तो हमने टाइडल वॉल्यूम तो हम इंस्पायर कर ही रहे हैं, साथ के साथ कुछ फोर्सफुल इंस्पिरेशन से भी हम कुछ वॉल्यूम ले रहे हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये आईआरवी की बात कर रहा है। डायरेक्ट डेफिनेशन भी दे रखी है एनसीईआरटी में। आईआरवी इज इक्वल टू, अब जो आईआरवी होती है उसकी कितनी वैल्यू होती है, 2500 to 3000 ml, ये हमें याद होनी चाहिए। ईआरवी जो है उसकी कितनी वैल्यू होती है, 1000 to 1100 ml। और ईआरवी क्या होता है, कि हम टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली एक्सपायर करते हैं उससे हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान कितनी वॉल्यूम एक्सपायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिडुअल वॉल्यूम इज, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है हमसे। सो जो हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है उसको बोलते हैं।
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा, यही आंसर है इसका। अब रेजिडुअल वॉल्यूम एवरेज फ्रॉम, रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1100 से 1200 ml हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज, जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब जो आई सी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टीवी प्लस आई आर वी। मीन्स जो नॉर्मल वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं उसके साथ साथ जो फोर्सफुल में भी इंस्पायर कर रहे हैं उन दोनों को ऐड कर दें। तो अब इसके अंदर देख लो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं, ये तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहा है, सही बात है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू, तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टीवी प्लस आईआरवी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, ईसी से डिनोट करते हैं, टीवी प्लस ईआरवी। मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन यस। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज। अब इसको हम डिनोट करते हैं एफआरसी से, तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन यस, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मीन्स फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर है जो हम अंदर इन कर सकते हैं, ब्रीथ इन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आता है वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। मीन्स फोर्सफुल हमने इंस्पिरेशन कर लिया, सो अंदर जितने भी वॉल्यूम है उसको टोटल हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ब्लड एंड टिश्यू। अब कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन के रेट को, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन यस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यस, तो बोथ 1 और 2 ही आएगा इसका आंसर। और सोल्युबिलिटी में एनसीईआरटी में एक चीज और भी दे रखी है हमें, कि जो सोल्युबिलिटी CO2 की है वो 40 to 50 टाइम्स हाइयर है देन O2। O2 से 40 to 45 टाइम्स ज्यादा होती है सोल्युबिलिटी CO2 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड। तो ये हमारी पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन दे रखी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्विलाई। अब एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल दे रखी है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे भी ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी रट के रख लो बिल्कुल। तो अब ये क्वेश्चन भी हमें क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्विलाई। अब एल्विलाई के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104। सो डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्विलाई, एल्विलाई के अंदर CO2 का कितना है 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 159। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, CO2 का कितना है 0.3। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हमारा जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर O2 का और CO2 का कितना है 95 हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यू, अब देखो इसके अंदर टिश्यू की बात भी कर रहा है, तो O2 का कितना होता है 40। ये सब MMHg के अंदर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारा देखो CO2 का क्या है 40 है, तो 40 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, अब टेबल से भी देख लेना 45 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 45 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट अस्थमा की डेफिनेशन है, कि हमें ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होने लग जाती है क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फाइसीमा इज ए, जो एम्फाइसीमा है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब क्या है, कि जो लॉन्ग टाइम से चली आ रही हो डिजीज उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एल्वियुलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड।
सो ये बोल रहा है कौन सी डिजीज के अंदर एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है जिसके कारण रेस्पिरेटरी सरफेस भी कम हो जाता है। सो एम्फाइसीमा के अंदर ही होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर कोज ऑफ एम्फाइसीमा इज। अब एम्फाइसीमा का मेजर कोज क्या होता है? जो सिगरेट स्मोकिंग होती है उनके अंदर यही मेजर कोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू। जो डस्ट वाली फैक्ट्री होती हैं उनके अंदर कोई ज्यादा काम कर लेता है, लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज रहता है, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस बोलते हैं उस कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर फ्रॉम। अब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होगा? अब देखो, इधर हम एल्यूलाई मान लेते हैं, तो एल्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन बाहर से CO2 आई, एल्यूलाई के अंदर आई, तो एल्यूलाई के अंदर डिफ्यूजन होगा। अब इधर से O2 रिलीज होगी, अब O2 किसके अंदर जाएगी? ब्लड के अंदर आएगी। तो सबसे पहले O2 का डिफ्यूजन किस किस के बीच में हुआ? एल्यूलाई एंड ब्लड। सो एल्यूलाई टू ब्लड, सही बात है। अब ब्लड से जाएगी वो टिश्यू में, सो ब्लड टू टिश्यू, ये भी सही है। ब्लड टू एल्यूलाई नहीं, ब्लड टू एल्यूलाई तो CO2 का होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। टिश्यू टू ब्लड, टिश्यू टू ब्लड भी CO2 का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें क्वेश्चन में ऑक्सीजन का पूछा है, तो A एंड B करेक्ट, तो ऑप्शन C इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solubility of dash is 20 to 25 times higher than। तो किसकी solubility ज्यादा होती है? CO2 की। तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब ये डाटा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 1 mm से भी कम होती है, सो लेस देन 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन चीजों से बना होता है, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई, यस बिल्कुल सही है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, जो एल्वुलर कैपिलरी की एंडोथेलियम होते हैं उससे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। कोलमनर एपिथेलियम ऑफ नेजल मेम्ब्रेन नहीं, सो A, B एंड C इसका करेक्ट आ गया। अबाउट हाउ मेनी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। अब जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? 97% तो होता है हमारा आरबीसी की फॉर्म में, 3% होता है डिजोल्व फॉर्म के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होता है, डिजोल्व थ्रू प्लाज्मा। सो अभी ये क्या बोल रहा है? आरबीसी से कितना ट्रांसपोर्ट होता है? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन ए डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में कितना होता है? 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी। अब हम CO2 का भी डिस्कस कर लें, तो CO2 का जो 70% तो होता है वो तो होता है हमारा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और जो 20 to 25% होता है वो होता है हमारा आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और जो 7% है वो होता है हमारा डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा के अंदर। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है? आरबीसी से कितना होता है? 20 to 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट से कितने परसेंट होता है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा से कितना होता है? 7% होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन की बात कर रही है। नेक्स्ट इज ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो जो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं CO2 और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड होने में? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2, यस। टेम्परेचर, यस। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये भी करता है। तो इसका आ गया ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी 100 ml of oxygenated blood can deliver around how many ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition। अब ये क्या बोल रहा है कि 100 ml हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यू के पास अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन? तो ये 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। द रोल ऑफ विच गैस इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो कौन सी गैस का रोल रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के अंदर सबसे कम होता है या इनसिग्निफिकेंट होता है? तो ऑक्सीजन का कोई ज्यादा रोल नहीं होता इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, उस कहाँ पे उसका मेन सेंटर है? मेडुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू। जो कीमोसेंसिटिव है वो हाईली सेंसिटिव किसके लिए होता है? CO2 के लिए, यस। H पॉजिटिव आयन, यस। टेम्परेचर नहीं, सो बोथ 1 and 2 आएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज every 100 ml of deoxygenated blood delivers approx how many ml of CO2 to the alveoli। अब हमारे पास 100 ml डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है और फिर ये बोल रहा है कि ये एल्वेलाई के पास कितने CO2 को डिलीवर करता है, तो ये 4 ml CO2 को डिलीवर करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला के अंदर होता है उसके फंक्शन को मॉडरेट मींस कंट्रोल कौन करता है, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरल सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड ऑल्टर रेस्पिरेटरी रेट। अब ये बोल रहा है न्यूरल सिग्नल किस सेंटर से आते हैं जिससे इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो ये हमारे न्यूमेटॉक्सिक सेंटर की बात कर रहा है ये हमारे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि हमारा पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेप्टर्स फ्रॉम blank and recognize change in CO2 and H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब जो CO2 के अंदर कुछ चेंज हो या फिर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के अंदर कुछ चेंज हो, तो जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं जो इनको सेंस कर लेते हैं, तो कैरोटिड आर्टरी के अंदर और एओर्टिक आर्च के अंदर, बोथ 2 and 3 आएगा, सॉरी इधर, तो बोथ 2 and 3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। अब जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो क्या बनाता है, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो उसके लिए ऐसे फैक्टर बताने जो इसको फेवर करें। हाई PO2, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। लो PCO2, ये भी सही बात है। लेसर एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, ये भी फेवर करेगा। लोअर टेम्परेचर, ये भी फेवर करेगा। लो PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, नहीं। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नहीं, फिर तो CO2 और हीमोग्लोबिन ही जुड़ जाएंगे। हाइयर एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, नहीं। हाइयर टेम्परेचर, नहीं। तो इसका आंसर आ गया A, B, C and D, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई होगी। मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट या फिर सजेशन। आप अपने डाउट या कोई भी सजेशन हो के आप इस चैप्टर की वीडियो पहले लेके आइए, सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, आप इस पे भी मेरे को फॉलो करके और DM डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।